सभी दोस्तों को नमस्कार। आज हम बात करेंगे यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। पूरी स्ट्रेटजी पे हम लोग बात करेंगे कि तैयारी कैसे करना है, कौन-कौन सी बुक पढ़ना है। उन सभी मुद्दों पर जो है आज हम लोग बात करने वाले हैं। कितने चरण होते हैं उसके, प्रीलिम्स में क्या करना चाहिए, मेंस में क्या करना चाहिए, इंटरव्यू में क्या करना चाहिए, उन सभी पर हम लोग बात करेंगे। तो बात अगर हम करें यूपीएससी की तैयारी का, तो सबसे पहले हमको ये जानना है, इसके कितने चरण होते हैं। तो अगर इसके चरण की बात की जाए तो इसके 3 चरण होते हैं। अगर आप देखें यूपीएससी की तैयारी कैसे करें, हाउ टू प्रिपेयर यूपीएससी, एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, क्या पढ़े, क्या ना पढ़े और क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए, क्या हमारे अप्रोचेस होना चाहिए। क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत कुछ है आपके पास। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि क्या हमें नहीं पढ़ना है। क्योंकि इतना ब्रॉड सिलेबस है इसका और आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है। इंपॉर्टेंट ये है कि उसमें क्या आपके परीक्षा ओरिएंटेड क्या आपको पढ़ना है, इस पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है? इसलिए मैंने यहाँ लिखा भी है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है और इस बार का यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर आप लोगों ने देखा होगा, कितना प्यारा प्रश्न पूछा गया था यूपीएससी के प्रीलिम्स पे। ठीक है? तो आइए इस पे एक-एक करके हम लोग बात करते हैं सबसे पहले। देखिए प्रारंभिक चरण 3 चरण होते हैं। प्रारंभिक चरण है यानी कि प्रीलिम्स का जो फर्स्ट स्टेज होता है वो प्रारंभिक चरण का होता है, जिसमें 2 पेपर होते हैं, एक जीएस का पेपर होता है, दूसरा सीसेट का पेपर होता है। सीसेट को क्वालीफाई करना होता है, 33% मार्क्स लेके आने होते हैं, जबकि जीएस में जब तक आप सीसेट क्वालीफाई नहीं करेंगे और जीएस का जो स्कोर होता है वही जोड़ा जाता है, उसी के आधार पर जो है आप प्रीलिम्स को पास भी करते हैं। तो 3 चरण होते हैं, एक प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा हुआ मुख्य परीक्षा और तीसरा है साक्षात्कार जिसे हम इंटरव्यू कहते हैं। तो इसके 3 चरण हैं, एक प्रारंभिक परीक्षा का, एक मुख्य परीक्षा का और तीसरा है हमारा इंटरव्यू। यानी कि तीनों चरणों को लेकर हम लोग एक-एक करके बात कर रहे हैं अभी। देखिए, प्रारंभिक जो चरण होते हैं जिसमें 2 पेपर होते हैं, जिसके बारे में अभी हमने बात भी किया कि जो प्रारंभिक जो चरण है, उसके मतलब 2 पेपर होते हैं। एक फर्स्ट पेपर होता है सामान्य अध्ययन का, जिसे हम जीएस कहते हैं, सामान्य अध्ययन जनरल स्टडी हुआ। दूसरा जो पेपर होता है वो सीसेट का होता है। सीसेट का पेपर भी जो है 200 मार्क्स के होते हैं और 200 मार्क्स में आपको 33% लाने होते हैं, यानी कि टोटल अगर बात की जाए तो 66 मार्क्स आपको लेकर आने होते हैं। पहले क्या था कि 200 नंबर में पूरा पेपर भी होता था, लेकिन बाद में जब आंदोलन हुआ उसके बाद जो है इसे क्वालिफाई नेचर का कर दिया गया। तो जब तक आप इसे क्वालिफाई नहीं करते हैं सीसेट का, तो आपका जीएस का पेपर में जितने भी मार्क्स लाते हैं वो नहीं जुड़ते हैं। जब तक क्वालिफाई कर लेंगे तभी जो है इसके आधार पर जो है आपकी मेरिट बनेगा। तो ये पहला जो चरण होता है, 2 पेपर होता है, फर्स्ट एंड सेकंड। दूसरा अगर मुख्य परीक्षा की बात की जाए, जो मेंस एग्जामिनेशन आपका होता है, वो 1750 मार्क्स के होते हैं। और मुख्य परीक्षा में सबसे पहला जो होता है वो निबंध होता है, जिसे हम कहते हैं बिना बंधन का, जिसे हम एस्से कहते हैं। इससे जो आपसे पूछे जाते हैं वो 250 मार्क्स के पूछे जाते हैं, इनके 250 मार्क्स के पूछे जाते हैं और सामान्य अध्ययन के 4 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। चारों जो पेपर होते हैं वो 250 मार्क्स के होते हैं, इनकी टोटल देखें तो 1000 मार्क्स के जो है 1000 मार्क्स का सिर्फ आपका जो है सामान्य अध्ययन का, यानी कि आपकी बात की जाए पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ की बात की जाए, वो आपसे 1000 मार्क्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, जो मेंस जिसमें आपको आंसर लिखना होता है। इसके बाद एक वैकल्पिक विषय आपको चूज करना होता है। जो वैकल्पिक विषय होता है वो 500 नंबर का होता है, जिसमें 2 प्रश्न पत्र होते हैं। पेपर फर्स्ट जो होता है वो 250 नंबर का होता है और पेपर सेकंड जो होता है वो आपका 250 नंबर का होता है। और वैकल्पिक विषय जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किसमें आप पारंगत है। किसी का हिस्ट्री अच्छा होता है, किसी का ज्योग्राफी अच्छा होता है, किसी का पीएसआईआर अच्छा होता है। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किसमें पारंगत है, किसमें आपकी रुचि है। उसके आधार पर जो है ऑप्शनल आप क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। यानी कि टोटल अगर आप देखें तो एक निबंध का पेपर है 250 मार्क्स का, 4 आपके जीएस के पेपर हो गए आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। उसके बाद वैकल्पिक विषय की बात की जाए तो 500 नंबर के एक वैकल्पिक विषय होता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। इसके बाद लैंग्वेज का पेपर होता है, यानी कि भाषा प्रश्न पत्र होता है, जो कि क्वालिफाई नेचर का होता है, क्योंकि आपको सब में क्वालिफाई करना है। ऐसा नहीं है कि किसी का समान अध्ययन में 100 क्वेश्चन कर दिया और सीसेट में आप क्वालिफाई ही नहीं कर पाए, तो फिर भी आप फेल हो जाएंगे, भले से आप समान अध्ययन में बहुत ही अच्छा क्यों ना कर लें। देखिए, अंग्रेजी में आपको क्या करना है, 25% मार्क्स लेकर आने हैं, यानी कि 75 अंक लाना है कितने में, 300 नंबर में। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो ये भी आपका क्वालिफाई नेचर का है कि इंग्लिश में क्या करना है आपको, 25% मार्क्स लेकर आने हैं, यानी कि 300 का 25 अगर आप करेंगे, यानी कि 75 अंक आपको इसमें लेकर आने होंगे। जबकि हिंदी या जो 8वीं अनुसूची में वर्णित कोई भी विषय हो, उसपे भी जो है 25% मार्क्स आपको लेकर आना है। यानी कि दोनों के दोनों को क्वालीफाई करना है, इसका मार्क्स आपका नहीं जुड़ेगा। अगर इसमें आप फेल हो जाते हैं तो पूरा फेल समझा जाएगा। ऐसा नहीं है
इसमें फेल हो गए या तो आप इसमें पास हो जाएँ तो कोई इसका कोई मतलब नहीं है। आपको अगर क्वालिफाई नेचर कहा गया है इंग्लिश में 25% मार्क्स, तो इंग्लिश में 25% मार्क्स आपको लेकर आने हैं। यानी कि 75 नंबर लाने हैं, तभी जो है आपका कॉपी चेक होगा। इसके बाद जो लास्ट जो चरण आता है वो आता है इंटरव्यू का, यानी कि साक्षात्कार का होता है। और साक्षात्कार जो होता है वो 275 नंबर का होता है, 275 मार्क्स के होते हैं। यानी कि टोटल अगर आप देखें, ये जो आपका निबंध हुआ, 4 पेपर हुए, वैकल्पिक विषय को ले लीजिए, इन सभी को जोड़ लीजिए, तो टोटल आपका 2025 यानी कि इंटरव्यू के नंबर को जोड़ लेंगे, तो पूरा जो खेल होता है वो 2025 नंबर का आपका पूरा खेल होता है। इसमें आपका प्रीलिम्स भी है, आपका मेंस भी है और आपका इंटरव्यू भी है। इसलिए ये जानना बड़ा ज़रूरी होता है कि जो भी स्टेज है इसके, चाहे प्रीलिम्स का स्टेज हो, प्रीलिम्स के स्टेज में सिर्फ़ आपको क्या करना है, पास करना है, क्योंकि प्रीलिम्स क्या होता है, छँटनी का पेपर होता है, असली लड़ाई आपकी मेंस की होती है। क्योंकि प्रीलिम्स का मार्क्स नहीं जोड़ा जाता है। प्रीलिम्स का मतलब ये होता है कि जो भीड़ होती है, उस भीड़ को क्या करना, उसमें छाँटना होता है। और प्रीलिम्स का पेपर इसीलिए लिया जाता है कि जो भीड़ है, उस भीड़ में से क्रीम स्टूडेंट को निकाला जाए और वही बच्चे आगे क्या करते हैं, जाकर मेंस देते हैं। मेंस के बिहाफ पे जो रिजल्ट बनता है, उसके बाद इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है, जो कि इंटरव्यू आपका 275 मार्क्स के है। ये तीनों चरणों को आपको बड़े सावधानी से, जो नए एस्पिरेंट्स हैं, उनको आपको जानना चाहिए। अगर हम बात करें कि भाई प्रारंभिक परीक्षा में सिलेबस क्या हमारा, क्या हमको पढ़ना है प्रारंभिक परीक्षा में, तो देखिए ये आपका सिलेबस दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए 2 चीजें दी है, सामान्य अध्ययन का दिया हुआ है और आपका सीसेट का दिया है, यानी कि सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट का आपका दिया हुआ है। आपके सिलेबस में दिया है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना चक्र, यानी कि नेशनल और इंटरनेशनल जो है करंट अफेयर आपके सिलेबस में दिया हुआ है। चाहे वो राष्ट्रीय करंट अफेयर हो, चाहे वो इंटरनेशनल करंट अफेयर हो, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाक्रम हो, दोनों आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। दूसरा दिया है भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि हमारा चाहे एंशिएंट हुआ, चाहे मेडाइवल हुआ, चाहे मॉडर्न हुआ, ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है। इसके बाद आपके सिलेबस में ज्योग्राफी दिया है, चाहे भारत एवं विश्व का भूगोल दिया हुआ है, चाहे भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, ये सभी आपके सिलेबस में दिए हुए हैं ज्योग्राफी में। इसके बाद भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी का सिलेबस दिया हुआ है एवं शासन व्यवस्था, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज व्यवस्था, सार्वजनिक लोक नीति, अधिकार संबंधित मुद्दे, ये आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। तो आप सभी एस्पिरेंट्स को सिलेबस पूरा एकदम रटा होना चाहिए। मैंने बार-बार यही कहता हूँ कि क्या आपको पढ़ना है ये तो ज़रूरी है, लेकिन क्या आपको नहीं पढ़ना है ये भी आपको जानना चाहिए। और यूपीएससी की परीक्षा में जिसने इस स्ट्रेटजी को जान लिया कि क्या हमें छोड़ना है, क्या हमें लेकर चलना है, उसी का सिलेक्शन भी होगा। तो यहाँ आपके सिलेबस में स्पष्ट रूप से भारतीय राज्य व्यवस्था के ऊपर कहा गया है। इसके बाद इकोनॉमी की बात की जाए, इसमें लिखा हुआ है कि आर्थिक एवं सामाजिक विकास, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, गरीबी की बात इसमें किया गया है, समावेशन की बात किया गया है, जननांकी की बात की गई है और सामाजिक क्षेत्र कार्यक्रम इत्यादि की बात आपके सिलेबस में दिया हुआ है। इसके बाद एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की बात की जाए, जिसमें पर्यावरणीय पारिस्थितिकी आपके सिलेबस में दिया हुआ है, बायोडायवर्सिटी आपके सिलेबस में दिया है, क्लाइमेट चेंज जो है जलवायु परिवर्तन से संबंधित सामान्य मुद्दे, इस ये जो है आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। और उसके बाद सामान्य विज्ञान यानी कि साइंस टेक से भी आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, आर्ट एंड कल्चर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जो पूरा सिलेबस दिया हुआ है, वो सिलेबस आपका सामान्य अध्ययन का सिलेबस आपका दिया हुआ है। जिसमें आप देखेंगे नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर हो गया आपका, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हुआ, ज्योग्राफी हुआ, इकोनॉमी हुआ, साइंस टेक हुआ, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी हुआ, ये सभी आपके प्रीलिम्स के सिलेबस में सब कुछ क्रिस्टल क्लियर दिया हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करें सीसेट के बारे में, तो सीसेट में आपसे हिंदी कॉम्प्रिहेंशन पूछेगा। जैसे बचपन में अनसीन पैसेज आप पढ़ते थे कि बहुत लंबा-चौड़ा पैसेज दे दिया जाता था, उसी में से 5 प्रश्न पूछ दिए जाते थे, वैसे ही आपसे हिंदी कॉम्प्रिहेंशन आपसे पूछा जाएगा। दूसरा आपके सिलेबस में दिया है इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, ये आपका इंटरपर्सनल स्किल से भी जो है आपके प्रश्न जो है आपसे पूछे जाएंगे। तीसरा आपसे पूछा जाएगा लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, रीजनिंग से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, जिसमें आपके कैलेंडर से प्रश्न हुए, ब्लड रिलेशन से प्रश्न हुए, डाइस से प्रश्न हुए, ये सब प्रश्न आपके रीजनिंग में आपसे पूछे जाएंगे। डायरेक्शन से प्रश्न हुए, सब रीजनिंग का ही पार्ट है। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, आप एक प्रशासक बनने वाले हैं, आपको डिसीजन लेना है, तो डिसीजन मेकिंग से और उसके प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए,
वो भी आपको जानना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि पूरे जिले का कार्यभार आपके कंधों पर होगा, इसीलिए आपके सिलेबस में ये चीज़ें दी हुई हैं। इसके बाद आपका जनरल मेंटल एबिलिटी यानी मैथमेटिक्स से भी प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। इसके बाद बेसिक न्यूमरेसी जो क्लास 10th लेवल का है ये आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, जो मैथ के चाहे परसेंटेज के प्रश्न हो, कंपाउंड इंटरेस्ट के प्रश्न हो, स्पीड एंड डिस्टेंस के प्रश्न हो, ये सब प्रश्न आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। इसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन जिसे हम डीआई कहते हैं, चाहे चार्ट के माध्यम से, चाहे ग्राफ के माध्यम से, चाहे टेबल के माध्यम से, चाहे डेटा के माध्यम से, जो डीआई होता है, डेटा इंटरप्रिटेशन जिसे कहते हैं, उससे भी आपके 10th लेवल तक का जो है आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। ये पूरा जो सिलेबस है वो किसका है? वो सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट का है, यानी सीसेट का है। और सीसेट में जैसे मैंने कहा, ये कितने मार्क्स के होते हैं? 200 मार्क्स के होते हैं सीसेट का, जिसमें आपको 33% मार्क्स आपको लाने हैं, यानी कि 66 मार्क्स आपको क्या करने हैं? पास होने के लिए लाना है। तो 66 नंबर कहीं से भी लेकर आइए। अगर हिंदी कॉम्प्रिहेंशन से लाना है तो लाइए। अगर एक एस्पिरेंट्स को इसको क्वालिफाई करना है तो रीजनिंग और मैथ पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि रीजनिंग और मैथ के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो आएगा वही आप करोगे, तो आप भी एकदम श्योर हो जाते हो कि भाई हमने मैथ के क्वेश्चन किए हैं, हमने रीजनिंग के प्रश्न किए हैं, तो जो हम लगाए हैं उसका कोई ना कोई वैल्यू आया होगा और जाहिर सी बात है उस ऑप्शन से मेल भी खाता होगा। तो आपको इसमें क्या करना है? सिर्फ क्वालिफाई इस पेपर को करना है। इसमें अगर आपने अच्छा किया तो आपका जो मेरिट होगा वो सामान्य अध्ययन के पेपर फर्स्ट के आधार पर ही बनेगा। तो ये आप सभी को जानना चाहिए, ये आपका प्रीलिम्स का सिलेबस है। अभी आपका प्रीलिम्स तो हो गया इस बार 2026 का, अब आएगा मेंस। देखिए मेंस का सिलेबस में देखिए, जो मैंने कहा था कि मुख्य परीक्षा जो है इसके 4 पेपर होते हैं। देखिए फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर एंड फोर्थ पेपर। जो फर्स्ट पेपर है यानी कि जितने भी पेपर है कितने मार्क्स का मैंने कहा था? 250 मार्क्स का मैंने कहा था। 250 नंबर का क्या है, ये आपका पेपर होने वाला है। ये जितने भी पेपर होंगे कितने मार्क्स के हैं? 250 मार्क्स के पेपर होने वाले हैं। चाहे फर्स्ट पेपर हो, सेकंड पेपर हो, थर्ड पेपर हो या फोर्थ पेपर हो, ठीक है, ये सभी 250 मार्क्स के हैं। फर्स्ट पेपर में आपके सिलेबस में दिया है आधुनिक भारत का इतिहास, यानी कि मॉडर्न इंडिया आपके सिलेबस में दिया हुआ है। और ये सिलेबस सभी को याद होना चाहिए, एक एक एस्पिरेंट्स को ये जो सिलेबस दिया गया है वो सिलेबस को एकदम रट्टा होना चाहिए, ताकि आपको कोई पूछे तो आप बता सकें कि मॉडर्न इंडिया किस पेपर में दिया हुआ है। या आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति के बारे में अगर आपसे पूछे तो ये याद होना चाहिए कि ये फर्स्ट पेपर में आपसे पूछा जा रहा है। या वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास, जिसमें आपसे पूछेगा कि रूसो ना होता तो फ्रांस की क्रांति नहीं होती। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, अमेरिका का जो है, आपने अमेरिका की क्रांति हुई, चाहे फ्रांस की क्रांति हुई, चाहे रूसों की क्रांति, मतलब जितने भी हैं, ये सब आपको जो है विश्व इतिहास में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, लुई 14 के बारे में सब आपको जो है वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको पढ़ना है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत की क्या स्थिति थी? जब देश हमारा आजाद हो गया, उस समय भारत की क्या स्थिति थी, ये भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है। कैसे देशी रियासतों का एकीकरण किया गया, ठीक है, जितने भी देशी रियासतें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कौन सी नीति अपनाई, ये सिलेबस पे आपके दिया हुआ है। विश्व के भौतिक भूगोल, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण एवं महत्वपूर्ण भौगोलिक घटनाएं, ये सभी आपके फर्स्ट पेपर के सिलेबस में आपका दिया हुआ है। इसके साथ ही साथ जो है भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है, जैसे नारी से रिलेटेड कोई प्रश्न पूछ दे, महिलाओं से रिलेटेड कोई प्रश्न पूछ दे, एनजीओ से रिलेटेड कोई प्रश्न पूछ दे, तो भारतीय समाज की जो महत्वपूर्ण जो कॉमन चीजें हैं उससे आपके सिलेबस में प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, यानी कि इंडियन सोसाइटी से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। महिलाओं की भूमिका जो है स्वतंत्रता आंदोलन में, ये भी आपके सिलेबस में आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो ये सभी के सभी जो है आपके फर्स्ट पेपर के सिलेबस में ये सब आपका दिया हुआ है। सेकेंड पेपर में क्या है? सेकेंड पेपर में देखिए संविधान, सरकार एवं राज्य व्यवस्था, ठीक है, ये आपके सेकेंड पेपर में पूछा हुआ है। शासन व्यवस्था, कैसी शासन व्यवस्था होगी ये पूछा है। लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की क्या भूमिका है, ये भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है। इंटरनेशनल रिलेशन, भारत का रशिया से क्या संबंध है, भारत का फ्रांस से क्या संबंध है, भारत का अमेरिका के साथ क्या संबंध है, पाकिस्तान के साथ क्या संबंध है, ये सब आपके सिलेबस में पेपर सेकंड में आपका पूछा हुआ है। सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस जिसे कहते हैं, जिसमें गैर सरकारी संगठन, एनजीओ एवं स्वयं सहायता समूह, ये सभी के सभी जो है पेपर सेकंड में आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें पेपर थर्ड का, जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि आर्थिक विकास से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे।
बायोडायवर्सिटी यानी कि जैव विविधता से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। इन्वायरमेंट से आपके यानी कि पर्यावरण से प्रश्न पूछे जाएंगे। इंटरनल सिक्योरिटी यानी कि आंतरिक सुरक्षा जिसे कहते हैं, क्योंकि सुरक्षा दोनों तरह से होती है, एक आंतरिक सुरक्षा और एक बाह्य सुरक्षा। तो इंटरनल सिक्योरिटी से भी आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। और डिजास्टर मैनेजमेंट जिसे आपदा प्रबंधन कहते हैं, आप एक जिले के जिलाधिकारी हैं, आप कैसे आपदा का प्रबंधन करेंगे, ये सभी आपके पेपर थर्ड में जो है आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी आ गया आपका, यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी भी आ गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी आ गया, बायोडायवर्सिटी भी आ गया, इन्वायरमेंट भी आ गया, इंटरनेशनल जो सिक्योरिटी की बात की जाए ये आपका आ गया, और डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि आपदा प्रबंधन, ये सभी आपके पेपर थर्ड में आपसे पूछे जाएंगे। जो लास्ट पेपर है वो है एथिक्स का। पहले एथिक्स का पेपर इंक्लूड नहीं था, लेकिन आपको जो है नैतिकता के बारे में जानना चाहिए। बचपन में नीति शास्त्र आपने पढ़ा ही होगा, तो ये भी 250 नंबर का नीति शास्त्र से प्रश्न पूछे जाएंगे। सॉरी। इसमें नीति शास्त्र है आपका, सत्यनिष्ठा और ईमानदारी है, अभिरुचि है, और आपके केस स्टडी से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। ये भी आपका 250 नंबर के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो एथिक्स का भी बहुत बड़ा रोल है। वो अलग बात है कि आज की डेट में जो है जितने भी एथिक्स में अच्छे नंबर पा रहे हैं, बहुत सारे मीडिया के माध्यम से आप लोग देख भी रहे होंगे कि ऐसे ऐसे जिलाधिकारी जो एथिक्स में अच्छे खासे नंबर पाए हैं, लेकिन रियल लाइफ में वो कितने एथिकल हैं ये भी आपको देखना होगा। खैर अभी परीक्षा पास करना है, उसके आगे की बात की चीजें हम लोग बाद में करेंगे। तो ये आपके पेपर फोर्थ के सिलेबस में आप सभी को देखना है। यानी कि टोटल जीएस के टोटल अगर बात की जाए, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जिसमें आपका गवर्नेंस भी है, इंटरनल सिक्योरिटी भी है, आईआर भी है, आर्ट एंड कल्चर भी है, एथिक्स भी है, सोशल जस्टिस भी है, सब कुछ अगर कंप्लीट देखा जाए तो टोटल आपसे 1000 नंबर का क्या पूछा जाएगा, 1000 नंबर का आपका सिर्फ आंसर राइटिंग जीएस का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और एक लिमिट दिया जाएगा कि इतने वर्ड्स में आपको लिखने होंगे। और ये पूरा का पूरा सिलेबस आप सभी को याद होना चाहिए, जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब कुछ इसमें पूरा कंप्लीट इसमें है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि भाई कौन-कौन सी, सब कुछ तो मैंने बता दिया कि प्रीलिम्स में क्या है, मेंस में क्या है। तो हमें ये भी तो जानना चाहिए कि सर प्रीलिम्स में अगर हिस्ट्री में है, तो हिस्ट्री में हमें कौन-सी बुक पढ़नी है या ज्योग्राफी में हमें कौन-सी बुक पढ़नी है। तो आइए अगर हम बात करें सिलेबस का, इतिहास के सिलेबस को, तो इतिहास में देखिए आपको करना क्या है, ये जो स्ट्रेटजी आपको बताया जा रहा है, तो इतिहास में प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, क्लास 11th की एनसीईआरटी, ये सभी को आपको पढ़ना होगा, क्योंकि एनसीईआरटी से मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं आजकल। इसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास क्लास 12th की, यानी कि बिपिन चंद्रा साहब की एनसीईआरटी आती है, और बिपिन चंद्रा साहब की एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना भी सभी को चाहिए। ठीक है, तो ये जितना भी मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूं इतिहास में कौन कौन सी बुक पढ़नी है, तो ये याद रखिएगा। प्राचीन भारत के लिए या मध्यकालीन भारत के लिए क्लास 11th की एनसीईआरटी को पढ़िए, और अगर मॉडर्न इंडिया पढ़ना है तो क्लास 12th की एनसीईआरटी को पढ़िए। इसके बाद समकालीन विश्व का इतिहास, जिसे हम अभी वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में जो हमने चर्चा किया, तो याद रखिएगा चाहे फर्स्ट एंड सेकंड दोनों की बात की जाए तो कक्षा 9 की एनसीईआरटी आती है, और डीएन वर्मा साहब की आती है, तो उसको आप लोग पढ़ सकते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास जो अगर पढ़ना हो, मॉडर्न इंडिया जिसके बारे में चर्चा किया, तो बिपिन चंद्रा साहब की किताब आती है, उसको आप लोग पढ़ सकते हैं। और आजादी के बाद भारत की क्या स्थिति थी, इसकी भी बिपिन चंद्रा साहब की किताब आती है। ये आप लोग अच्छे से इसको लेकर अच्छे से आप पढ़ सकते हैं, अगर इतिहास को मजबूत करना हो। इतिहास में जो आपके ये ऑथेंटिक बुक्स जो भी हैं वो आपको मैं आपको बता रहा हूँ। तो इतिहास में चाहे एनसीईआरटी हुआ, चाहे बिपिन चंद्रा साहब की किताब होगी, ये आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके साथ-साथ अगर हम लोग बात करें कि आर्ट एंड कल्चर में क्या हमको पढ़ना है, यानी कि कला और संस्कृति में क्या पढ़ना है, तो कला और संस्कृति में भारतीय कला का परिचय क्लास 12th की एनसीईआरटी आती है, और नितिन सिंघानिया साहब की किताब आती है, इसको आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है? इसके साथ-साथ ज्योग्राफी की बात की जाए, ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, तो 6, 7, 8 की जो है ओल्ड एनसीईआरटी आप यूज कर सकते हैं। भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत एनसीईआरटी क्लास 11th की यूज कर सकते हैं, और महेश पडवाल साहब की किताब आती है, उसको आप लोग क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और एटलस आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो ये भूगोल के लिए जितना भी मैं आप सभी को बता रहा हूं, ये भूगोल के लिए एकदम रामबाण है। ठीक है, चाहे महेश पडवाल साहब की किताब हो, चाहे क्लास 6, 7, 8 की एनसीईआरटी हो, पुरानी वाली एनसीईआरटी की मैं बात कर रहा हूँ, और चाहे जो एटलस हो, ये सभी को मैपिंग जो है आप सभी को करना पड़ेगा। इसके साथ-साथ भारतीय समाज के बारे में अगर बात करें, इंडियन सोसाइटी जो हमारी है,
तो क्लास 12th की एनसीईआरटी को पढ़ सकते हैं आप। जो योजना की मैगजीन मंथली आती है उसको आप लोग यूज कर सकते हैं। कुरुक्षेत्र की मैगजीन आती है, समाचार पत्र और इंटरनेट का यूज आप लोग कर सकते हैं। ये सभी आप सभी को करना पड़ेगा, क्योंकि मेंस जब भी लिखना होगा तो सबकी जरूरत पड़ेगी। चाहे योजना की मैगजीन को आप पढ़िए, कुछ अच्छे-अच्छे एडिटोरियल्स आते रहते हैं, कुछ अच्छे-अच्छे योजनाएँ आती रहती है। वो सभी योजना की मैगजीन में, कुरुक्षेत्र की मैगजीन में हमेशा जो है सरकार के द्वारा पब्लिश किया जाता है, तो उसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी के बारे में बात की जाए, तो भारत का संविधान सिद्धांत एवं व्यवहार क्लास 11th की एनसीईआरटी आती है, उसको आपको पढ़ना होगा। और यम लक्ष्मीकांत की एक बुक आती है, रेफरेंस बुक होती है एम लक्ष्मीकांत की। हालांकि वो प्रीलिम्स और मेंस के लिए जरूरी है, उससे ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लंबा क्वेश्चन पूछ देगा, लेकिन एक रेफरेंस बुक है एम लक्ष्मीकांत की, उसको आपको फॉलो करना चाहिए। इसके साथ साथ शासन व्यवस्था, कौन कौन सा पढ़ना है शासन व्यवस्था में, सेकंड एआरसी की रिपोर्ट है। और कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, 1 4 9 10 11 10 12, ये सभी के सभी जो है सेकंड एआरसी की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को आप सभी को पढ़ना है। समाचार पत्र पढ़ना, हालांकि हिंदी मीडियम में ऐसा कोई समाचार पत्र नहीं है जिसको मैं कहूं कि बहुत ऑथेंटिक वो न्यूज छापता है। खास करके अगर दो चार को छोड़ दिया, जैसे दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण आता है जो दिल्ली में आता है, या जनसत्ता हुआ, दैनिक भास्कर हुआ। लेकिन अगर आपको यूपीएससी के हिसाब से सोचना है, या यूपीएससी के मेंस के हिसाब से सोचना है, या प्रीलिम्स के हिसाब से सोचना है, तो आप आदत डालिए इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने का। चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया हो, चाहे वो द हिंदू हो, न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालिए, क्योंकि सामान्य अध्ययन का जो 1000 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है मेंस का, मैक्सिमम जो करंट अपडेट आपसे पूछे जाते हैं, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री का कोई मुद्दा है, हिस्ट्री में तो उतना अपडेशन नहीं है, लेकिन अगर और भी चीजों को देखा, जैसे पॉलिटी का हुआ, तो करंट अपडेट के साथ जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, वो न्यूज़पेपर के साथ ऐड करके ही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो आदत जरूर अभी से अपने आप में हैबिट में लाइए कि इंग्लिश न्यूज़पेपर को अच्छे से आप लोग पढ़ सकें, क्योंकि जो रिजल्ट है हिंदी मीडियम का इसी वजह से जो है डिस्टर्ब भी हो रहा है, क्योंकि हिंदी न्यूज़पेपर में ऐसा कुछ है ही नहीं कि मैं बोलूँ कि नहीं, नहीं आपको हिंदी न्यूज़पेपर ये पढ़ लीजिए तो उससे हो जाएगा। क्योंकि आपको न्यूज़पेपर में सब कुछ नहीं पढ़ना है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चीज़ें उसमें इम्पोर्टेंट है वो आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा न्यूज़पेपर लेके छाट देना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो ऑथेंटिक लगे कि भाई हमारे ज्योग्राफी के हिसाब से ये चीज़ें दी हुई हैं, हमारे पॉलिटी के सिलेबस के अनुसार ये करंट अफेयर अपडेशन दिया हुआ है, वो चीज़ें आपको पढ़नी है। तो याद रखिएगा। इसके साथ-साथ मासिक कोई भी पत्रिका उठा के पढ़िए आप। पीआईबी प्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया की वेबसाइट को आप देख सकते हैं, पीआरएस देख सकते हैं। इसके साथ-साथ एनबीटी की बुक आती है, नेशनल ट्रस्ट बुक पब्लिकेशन की, सुशासन की आती है, उसको आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद सामाजिक न्याय के बारे में बात की जाए, सामाजिक न्याय में भी वही है कि कोई भी समाचार पत्र पढ़ सकते हैं, मासिक कोई भी पत्रिका यूज कर सकते हैं, पीआईबी पीआरएस नीति आयोग की जो रिपोर्ट है उसको आप लोग देख सकते हैं। इसके साथ-साथ इंटरनेशनल रिलेशन के लिए क्या करना है, तो इंटरनेशनल रिलेशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की वेबसाइट को जाकर देखना है सभी को। समाचार पत्र और मासिक पत्रिका को भी क्या करना है, आप सभी को यूज करना है। मासिक पत्रिका को मैं ये नहीं कह सकता कि कौन से पढ़ना, लेकिन जो आपको पढ़ना चाहे, चाहे आप जो है पत्रिका दर्पण पढ़ना चाहें, चाहे क्रॉनिकल पढ़ना चाहें, वो आपकी स्वतंत्रता है। लेकिन जो सरकार की वेबसाइट है, उसको जो है आप जरूर आप उसको फॉलो कीजिए और कोशिश कीजिए न्यूज़पेपर इंग्लिश का पढ़ने का। उसमें जो एडिटोरियल्स आते रहते हैं, बहुत सारे एडिटोरियल्स अच्छे खासे आते रहते हैं। संडे को भी बहुत सारे हिंदी न्यूज़पेपर में भी एडिटोरियल्स आते रहते हैं, तो उसको भी आप देखिए और अपने हिसाब से लिखने की आदत डालिए। क्योंकि प्रीलिम्स तो आप पास कर जाओगे, लेकिन असली लड़ाई होती है आपकी लिखने वाली। तो मेंस में क्या करना है, लिखना है। और लिखने के आधार पर ही जो है आप क्या करेंगे, मेंस क्वालीफाई करेंगे। तो कोशिश कीजिए जो है मेंस लिखने का, और अपने हिसाब से जो है एडिटोरियल्स को भी आप सभी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें और भी चीजों को लेकर, हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात इसमें किया जाए, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए क्या करना है, समाचार पत्र हमको पढ़ना है। कोई भी मासिक पत्रिका इसको हम पढ़ सकते हैं, कोई भी, चाहे भी जब मैंने कहा कि आप जो है पत्रिका दर्पण पढ़ सकते हैं या क्रॉनिकल पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ साइंस रिपोर्टर पत्रिका को पढ़ सकते हैं। स्पेक्ट्रम या सिल्वन सिंह की किताब आती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट का, वो आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके साथ साथ अगर बात करें अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी की बात की जाए, तो इकोनॉमी में करना क्या है आप कभी को, इकोनॉमी में भारतीय अर्थव्यवस्था की एक बुक आती है रमेश सिंह साहब की। रमेश सिंह सर का बुक आता है, उसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। ये एनसीईआरटी क्लास 11th एंड 12th की पढ़ सकते हैं आप लोग।
कोई भी मासिक पत्रिका खास करके जो करंट अपडेट का वो आप पढ़ सकते हैं, कोई भी समाचार पत्र और सबसे इम्पोर्टेंट जो बजट आता है, बजट और इकोनॉमिक सर्वे हर साल पेपर के पहले बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे आता है, उसको आपको अच्छे से क्या करना है, कंप्लीट तैयारी उसका करना है। तो इकोनॉमिक्स के सिलेबस में सॉरी आप सभी को जो है ये चीजें आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये आपका जो सिलेबस दिया वो किसका है, ये सिलेबस जो है अर्थव्यवस्था का है। तो ये चीजें आप याद रखिएगा, रमेश सिंह सर की बुक, एनसीईआरटी क्लास 11th एंड 12th वाली, और बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। जब भी बजट आए उस बजट को अच्छे से पढ़िए, सरकार ने क्या क्या प्रपोजल दिया है, कौन कौन सी योजनाएं लेकर आई है आम जनता के लिए, कौन कौन से बेनिफिट्स लेकर आए हैं, ये सारी चीजें आपको बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ना है। ये जितना भी चीजें आपको मैं बता रहा हूँ चाहे पर्यावरण और पारिस्थितिकी की बात की जाए, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की बात की जाए, जिसमें जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी की बात की जाए, जिसमें क्लास 12th की एनसीईआरटी के अंत के 4 अध्याय आपको सभी को पढ़ना है। और इसके साथ साथ जो है आपको जो है माजिद हुसैन साहब की बुक आती है, जिसमें पर्यावरण पारिस्थितिकी का समाचार पत्र और मासिक पत्रिका, ये सब आप सभी को यूज करना है। इसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी जो आंतरिक सुरक्षा है, इसके लिए कोई भी समाचार पत्र, मासिक पत्रिका, पीआईबी की वेबसाइट, अशोक कुमार आईपीएस की किताब आती है वो भी आप देख सकते हैं, विपुल अरेकांत की आती है, भारत की आंतरिक सुरक्षा मुख्य चुनौतियां करके आती है। तो ये बुक्स आप इसको फॉलो आप लोग कर सकते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए क्या करना है, जो आपदा प्रबंधन आपके सिलेबस में दिया हुआ है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जो है आप सभी को जो है सेकंड एआरसी की थर्ड रिपोर्ट, एनडीएमए यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी गाइडलाइंस पढ़ सकते हैं आप सभी, कोई भी समाचार पत्र, मासिक पत्रिका, ये सब चीजों को आप डिजास्टर मैनेजमेंट में आप लोग देख सकते हैं। इसके साथ साथ जो एथिक्स का पोर्शन है, जिसे हम नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा, अभिरुचि कहते हैं, इसमें सेकंड एआरसी की फोर्थ रिपोर्ट को आप पढ़ सकते हैं, सेकंड एआरसी की 12th रिपोर्ट को आप पढ़ सकते हैं, जी सुब्बाराव का जो है क्रॉनिकल आता है वो आप लोग इसको यूज कर सकते हैं, यानी कि एथिक्स का जो आपके फोर्थ पेपर में दिया हुआ है, तो ये आप सभी लोग इसमें यूज कर सकते हैं। अगर हम बात करें सामान्य विज्ञान को लेकर, तो जीव विज्ञान क्लास 12th की एनसीईआरटी आती है, उसको आप लोग पढ़ सकते हैं। समसामयिकी की बात की जाए तो समसामयिकी में समाचार पत्र, मासिक पत्रिका, चाहे वो योजना हो, कुरुक्षेत्र हो, इंडियन ईयरबुक आता है वो आप पढ़ सकते हैं। इंटरनेट की साइट जैसे pib.nic.in ये यूज कर सकते हैं, या पीआरएस इंडिया ओआरजी या इंडिया गवर्नमेंट डॉट इन, ये आप लोग यूज कर सकते हैं। क्योंकि समसामयिकी एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसी बार आप देख लीजिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसपे आपको भरपूर मेहनत करनी है। और इसके लिए कैसे बेस्ट होगा, वो बेस्ट होगा आप सभी का डेली जो है न्यूज़पेपर पढ़ने से। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि डेली न्यूज़पेपर द हिंदू या टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने की अभी से आदत आप लोग डालिए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से निकाले जाते हैं, ठीक है। बाकी वेबसाइट जो मैंने आपको बताया pib.nic.in ये यूज कर सकते हैं, prsindia.org यूज कर सकते हैं, या indiagorment.in इस वेबसाइट को आप लोग यूज कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा जो सिलेबस बता रहा हूँ इसको अच्छे से आप लोग कंठस्थ कीजिए, याद रखिए। और सबसे लास्ट में जो अप्रोच है उसको ध्यान से सुनिए। लास्ट का अप्रोच ये है कि गार्बेज से बचे, बिना मतलब की चीजें पढ़ने में समय बर्बाद ना करें, जो भी पढ़े सही तरीके से पढ़े, बार बार दोहराए। यानी कि जो भी आप मान लीजिए बिपिन चंद्रा की बुक पढ़ रहे हैं, तो ये नहीं कि कोई कह दे कि ये भी पढ़ लीजिए वो भी पढ़ लीजिए, किताबें बहुत सारी हैं, सब कुछ में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। लेकिन अगर एक ही किताब को बार बार अगर रिकॉल करते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होता है, वो आपके लिए जो है बेनिफिट देगा। तो इसीलिए मैंने कहा है कि लास्ट में जो अप्रोचेज है कि गार्बेज से बचिए, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, सिलेबस इतना ब्रॉड है, सब कुछ नहीं पढ़ सकते, लेकिन जो ऑथेंटिक चीजें है वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। दूसरा, खुद का नोट्स बनाइए। नोट्स इसलिए बनाइए कि जो आपका लिखा हैंड रिटन नोट्स होता है, जब भी आप पेपर देने जाते हैं तो आपको खुद पता होता है कि हमने नोट्स में क्या लिखा हुआ है। तो जो भी ऐड ऑन करना हो चीजें, उसको ऐड ऑन आप कर सकते हैं। तो अपना खुद का प्रॉपर अच्छे तरीके से नोट्स को बनाएं। तीसरा, बहुत ज्यादा किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। 10 किताबों को एक बार पढ़ने से अच्छा है एक किताब को ही 10 बार पढ़े। यानी कि जो एक भी किताब, जैसे यम लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ते हैं, तो यम लक्ष्मीकांत की बुक को ही बार बार रिकॉल करते रहिए, क्योंकि एक बार आपने पढ़ा कुछ सीखा, दूसरी बार कुछ पढ़ा तो सीखा, तो एक ही किताब को आप 10 बार पढ़ सकते हैं। आंसर राइटिंग की लगातार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स सिर्फ और सिर्फ छँटनी का पेपर है, असली लड़ाई आपका मेंस का है। तो अभी से क्या करें, कम से कम 100 शब्द, 200 शब्द, 250 शब्द लिखने का प्रयास कीजिए, ठीक है? जितना आप अच्छा से लिखेंगे, उतने ही अच्छे आपको नंबर मिलेंगे, तो आंसर राइटिंग अभी से शुरू कर दीजिए। और प्री एग्जाम के लिए क्वेश्चन पेपर हल करते रहे, यानी कि प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो भी हो, चाहे मेंस का हो चाहे प्रीलिम्स का हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हुए आप जो है एक अनुमान लगा सकते हैं कि किस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो ये पूरी जो स्ट्रेटजी मैंने आपको बताया, चाहे यूपीएससी का, चाहे प्रीलिम्स लेवल पे हो, चाहे मेंस लेवल पर हो, चाहे इंटरव्यू लेवल पर हो,
ये पूरी स्ट्रेटजी और इसके साथ-साथ मैंने ये भी बताया कि कौन-सी बुक आपको पढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सभी रणनीति पे हम लोगों ने जो है इस क्लास में हमने बात किया। तो ये रहे पूरे सिलेबस का कंप्लीट। लास्ट में सभी को धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। याद रखिएगा और अच्छे से जो है इसको वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें मैंने सब डिटेल बताया है प्रीलिम्स लेवल पर, मेंस लेवल पर, इंटरव्यू लेवल पर। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ऑल ऑफ